तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की हम पहली यूनिट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने डेफिनेशंस पार्ट पढ़ लिया, बायर सेलर, गुड्स की डेफिनेशन थी। और उसके अलावा हमने वो भी पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीज़ें आती हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। उसके अलावा हमने डिलीवरी कैसे होगी उसके बारे में बात कर लिया। और क्या खास बात पड़ी थी लास्ट में? हाँ ठीक है, हायर परचेज सेल और बेलमेंट के बीच में डिफरेंस देख लिया। अब इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। सबसे पहली बात है स्टिपुलेशन वर्ड को समझना। स्टिपुलेशन विथ रेफरेंस टू द गुड्स। स्टिपुलेशन का मतलब है कि हम कोई बात बता रहे हैं गुड्स के बारे में कि भाई आप कब डिलीवर करोगे या कैसे करोगे। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मुझे 30 तारीख को गुड्स चाहिए, है ना। 30 कौन सा मंथ चल रहा है अभी? 30 अगस्त को गुड्स चाहिए। अब अगर 30 अगस्त को अगर आप गुड्स मुझे नहीं देते तो दो बात हो सकती है। क्या मैं आपके गुड्स एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा? अगर मैं ये कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा अगर आपका गुड्स मुझे 30 अगस्त को नहीं मिला, ऐसा बायर बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरह से कंडीशन लगा रहा है, और कंडीशन पूरी नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाएगा और रेपुडिएट कर सकता है वो बायर। तो जब आप ये 30 अगस्त वाली बात लिख रहे हो कि 30 अगस्त को अगर गुड्स डिलीवर नहीं होता तो क्या होगा, तो उसे एज अ कंडीशन लिखा जा सकता है। मतलब वो उसकी लैंग्वेज ऐसी है, 30 अगस्त को गुड्स डिलीवर करने की बात की कि आपका गुड्स जो है वो अगर आप 30 अगस्त को डिलीवर नहीं कर पाओगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट रखते हैं। इसका मतलब है वो स्टिपुलेशन कंडीशन माना जाएगा। ये लिखने वाली बात को हम स्टिपुलेशन बोलेंगे और ऐसा लिखना कंडीशन माना जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि 30 अगस्त को गुड्स डिलीवर कर दो, पर कहीं भी लैंग्वेज इस तरह की नहीं है कि अगर आप गुड्स डिलीवर करने में फेल होते हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा, पर ऑब्वियस बात है कि जब 30 अगस्त की बात हुई है और आप गुड्स डिलीवर नहीं करते हो तो क्या होगा फिर? तो मैं डैमेज तो क्लेम करूंगा ना। तो उस ब्रीच पे डैमेजेस क्लेम होंगे। तो जो स्टिपुलेशन है वो स्टिपुलेशन कंडीशन है या वारंटी, वो उसकी लैंग्वेज तय करती है। कंडीशन ब्रीच होने पे रेपुडिएशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन वारंटी ब्रीच होने पे केवल डैमेजेस दिए जा सकते। मतलब कंडीशन वो स्टिपुलेशन है जो एसेंशियल है, वो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको लैंग्वेज में साफ बता रहा हूँ कि अगर मुझे 30 तारीख को, सपोज मैं, मेरे यहाँ कोई इवेंट है, उस दिन मुझे गुड्स चाहिए। अब आप 30 तारीख के बाद 31 तारीख को आओगे तो मेरे काम का नहीं है गुड्स। मैं ये बात कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रहा हूँ और क्लियरली कह रहा हूँ कि मुझे नेसेसरी है कि 30 तारीख को गुड्स चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मेन पर्पस है कि मुझे 30 तारीख को गुड्स चाहिए, तो जहां पे ये समझ में आ जाए, अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लैंग्वेज में जहां जहां ये समझ में आ जाए कि इसके, ये तो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर ये पूरा नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही क्यों चाहेगा बायर या सेलर। तो दोनों लोग जब भी अपनी कोई स्टिपुलेशन लिखते हैं, अपनी कोई यू कैन से रिक्वायरमेंट डालते हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा वर्ड है, स्टिपुलेशन का मतलब रिक्वायरमेंट समझ सकते हो कि फ्रॉम द साइड ऑफ बायर और फ्रॉम द साइड ऑफ सेलर, अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं जो दूसरी पार्टी से पूरी करवानी है आपको, वो अगर एसेंशियल है फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वो कंडीशन कहलाएंगी, और अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट्स केवल कोलेट्रल हैं टू द मेन पर्पस, वो एसेंशियल नहीं है, कोलेट्रल है, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसका सपोर्टेड है, तो मुझे 30 तारीख के बाद भी गुड्स चलेगा, पर ऑब्वियसली लेट करोगे तो मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये वारंटी और कंडीशन का मतलब है। ये वाली बात क्लियर होगी तो ही हमें आगे समझ में आएगा। स्टेपुलेशन एज टू टाइम, मैं तो ये टाइम की ही बात कर रहा था एक तरह से, 31 अगस्त। एज रिगार्ड टू टाइम,
फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस अनलेस द डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं उसे अच्छे से समझो। पेमेंट ऑफ प्राइस की बात हो रही है। बायर ने गुड्स खरीद लिया है, ऑब्वियसली इसका पेमेंट करना पड़ेगा उसे सेलर को। तो सेलर को पेमेंट करने का क्या टाइम होगा, बोल रहे हैं उस केस के बारे में सोचो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं कर रहा है कुछ भी। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो डेट कि इस दिन पेमेंट ऑफ प्राइस होना चाहिए, है ना, वो डेट नहीं है। तो क्या होगा, stipulation as regard this is not deemed to be of the essence of the contract of sale, but delivery of good must be made without delay. Whether or not such stipulation is of the essence of contract depend on the terms agreed upon. अब देखो, essence of the contract मतलब purpose of the contract। वो ये कह रहे हैं it is not deemed to be the essence of contract of sale। तो प्राइस अनलेस टाइमिंग ऑफ प्राइस लिखी जाए, है ना, अनलेस टाइमिंग ऑफ प्राइस लिखा जाए मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अनलेस आप ये बात लिखो कि मुझे 31 अगस्त को पेमेंट चाहिए, माना क्या जाएगा, माना ये जाएगा कि भाई प्राइस के पेमेंट को लेके कोई स्टिपुलेशन नहीं है। मतलब वो वारंटी के केस में आ सकता है, गारंटी के केस में कभी भी नहीं आए, सॉरी वारंटी के केस में आ सकता है, कंडीशन के केस में कभी भी नहीं आएगा। मतलब कि अगर डिले होता भी है तो उसके केवल डैमेजेस की बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल की बात नहीं होगी। वैसे भी सेलर क्यों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहेगा, उसे तो पैसे चाहिए, उसे वापस गुड्स थोड़ी चाहिए। दूसरी बात है वेदर और नॉट सच स्टिपुलेशन इज ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एग्रीड अपॉन। और बाकी के केसेस में वो यही कह रहे हैं कि भाई जहां पे कुछ नहीं लिखा है उसके लिए तो उन्होंने कह दिया कि वो गारंटी, वो सॉरी कंडीशन कभी भी नहीं माना जाएगा, है ना, बार बार गारंटी को निकल रहा है, कंडीशन कभी भी नहीं माना जाएगा। और बाकी के केसेस में अगर कुछ लिखा है तो जो लिखा है उस हिसाब से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई वो कंडीशन है या वारंटी है। Price for the goods may be fixed by contract or may be agreed to be fixed later। अब देखो, ये हम पहले भी पिछले चैप्टर में ये बात पढ़ चुके हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो सकती है और बाद में भी फिक्स की जा सकती है। गोल्ड वाला एग्जांपल लेके बताया था मैंने कि इट इज नॉट नेसेसरी कि प्राइस जो है वो फिक्स्ड हो कॉन्ट्रैक्ट में, वो आप किसी कॉन्टिजेंसी पे डिपेंड कर सकते हो, टाइमिंग पे डिपेंड कर सकते हो, दोनों तरह की प्राइस होती है। तो वो ये कह रहे हैं स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी आर यूजुअली एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स है या बाद में फिक्स हो जाएगी, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी, ये ये डिलीवरी किसकी बात होगी, प्राइस की के लिए कभी डिलीवरी नहीं आती। डिलीवरी वर्ड किसके लिए है, गुड्स। तो जनरली जो ये स्टिपुलेशंस हैं ये गुड्स को लेके देखो, प्राइस को लेके मत देखो। चैप्टर ने पहले ही टॉपिक में ये क्लियर कर दिया कि हमने ये जो ऊपर वाली सारी बातें की हैं स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स की हैं, प्राइस नहीं लेना, क्योंकि प्राइस को तो हम यही डीम मान के चलेंगे, वहां पे कंडीशन लगाने की कोई बात ही नहीं। क्यों सेलर क्यों चाहेगा, मतलब मैं तुम्हें कोई गुड्स बेचूं और बाद में मेरा ही गुड्स तुमसे वापस ले लूं, मेरे को हमेशा ही प्राइस चाहिए। तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी का केस करके तुम्हारी प्रॉपर्टी से पैसे लूंगा, मुझे गुड्स थोड़ी चाहिए। ये रेपुटेशन की बात, डैमेजेस क्लेम करने की बात, ये ज्यादातर कौन करेगा, बायर। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये गुड्स के एंगल से देखा जाए ना कि प्राइस के एंगल से, वो क्लियर कर दिया उन्होंने। सेक्शन 11 इस बारे में क्लियरिटी देता है कि पेमेंट ऑफ प्राइस की अगर बात ही नहीं हो रही है तो उसे एसेंस माना ही नहीं जा सकता। अगर हो रही है तो डिपेंड कर सकता है कि वो एसेंस बन सकता है या नहीं। एसेंस बन सकने का मतलब यही है कि उस पे वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना डिपेंड करेगा या नहीं। एसेंस होने का मतलब है पर्पस, तो पर्पस अचीव होगा या नहीं। तो ये बात तो पूरी तरह से गुड्स के लिए है जो हम ऊपर पढ़ने वाले हैं, मतलब गारंटी और कंडीशन, उसकी डिलीवरी पे बातें हो रही हैं।
गारंटी, बार बार गारंटी बोल रहा हूँ, कंडीशन और वारंटी, उसी डिलीवरी ऑफ गुड्स पे बात होगी, प्राइस पे बात नहीं होगी, प्राइस पे सोचना भी नहीं है, यही सेक्शन 11 समझा रहा है। और ऊपर भी हमने जो चार्ट पढ़ा है वो केवल गुड्स के लिए था। इसमें कोई डाउट है अभी भी तो बताओ। कंडीशन एंड वारंटी का आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, हम काफ़ी कुछ उसमें समझ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। At the time of selling the goods, the seller usually makes certain statement or representation with a view to induce the intending buyer to purchase the goods। है ना, ये दोनों लाइन का मतलब ये है कि भाई ऑब्वियस बात है कि सेलर अपनी तरफ से गुड्स के बारे में कई सारी जानकारियां देता है, और वो जानकारी देने का पर्पस उसका ये है कि भाई बायर इंड्यूस हो। इंड्यूस हो मतलब इन्फ्लुएंस हो कि वो गुड्स खरीद ले। तो गुड्स के क्वालिटी बताएगा, उसके यूजेस बताएगा, वगैरह वगैरह। Such representations are generally about the nature, quality of good and about their fitness to buyer purpose. When these statement or representation do not form a part of contract of sale, they are not relevant। अब भाई मजेदार बात, सेलर ने बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें बोली गुड्स के बारे में, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बन रही है वो सारी बातें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते समय आपने उसको कंसिडर नहीं किया उन सारी बातों को, तो ऑब्वियस बात है वो सारी बातें इररिलेवेंट है, भले ही सेलर ने आपको बोली थी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे फ़ोन की जो मतलब ये फ़ोन है मैं आपको बेचना चाहता हूँ, इसकी बैटरी तो 4 दिन चलती है कम से कम, भले आप चारों दिन यूज़ करते रहो तब भी चलेगी 4 दिन। अब ये वाली बात सपोज मैंने इंड्यूस करने के लिए बोली थी, लेकिन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया तब ये बात कंसिडर नहीं हुई है उसमें, तो ऑब्वियस बात है कि ये बात इररिलेवेंट है, बाद में बायर इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो मेंशन है केवल वही रिलेवेंट है, उन्हीं का लीगल इफेक्ट होगा। कोई डाउट है तो बताओ। बट व्हेन दीज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द बायर रिलाइज अपॉन देम। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है तो ऑब्वियस बात है कि बायर इन बातों पे रिलाय करके आपसे कुछ खरीद रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं लिखने का मतलब यह है कि बायर आपकी इन बातों पे रिलाय नहीं करता, उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बैटरी कितने दिन चलती है। लेकिन अगर उसके लिए बात इंपॉर्टेंट थी तो ऑब्वियस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखवाएगा और बोलेगा कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ, परफॉर्म किया तुम्हारा गुड्स, तो मेरे पास राइट है कि भाई ये कंडीशन ब्रीच मानूंगा मैं, वारंटी ब्रीच नहीं मानूंगा, कंडीशन ब्रीच मानूंगा, और फिर मैं आपसे ऑब्वियसली डैमेज क्लेम करूंगा। समझ आई बात। वारंटी ब्रीच भी मान सकता है, कंडीशन ब्रीच भी मान सकता है। बायर वारंटी ब्रीच या कंडीशन ब्रीच मान रहा है, इसका मतलब है कि वो उस पर रिलाई कर रहा है। कंडीशन ब्रीच मतलब वो इतना रिलाई कर रहा है कि उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही बेकार था, अगर वो कंडीशन मतलब अगर वो स्टिपुलेशन पूरा नहीं होता है तो, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही बेकार था। अगर सपोज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ही है कि मेरे को ट्रैवल में रहना पड़ता है, मेरा फ़ोन 4 दिन चलना चाहिए, इसी बात पे इन्फ्लुएंस होकर मैं तुमसे कुछ खरीद रहा हूँ और मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तुमसे ये लिखवा रहा हूँ कि भाई मेरे लिए सबसे एसेंशियल पार्ट है, अगर ऐसा पूरा नहीं हुआ तो मैं आपका गुड्स आपको वापस कर दूंगा, आपको मेरे पैसे देने होंगे और मेरे डैमेजेस भी देने होंगे। तो इसका मतलब है कि मेरी जो लैंग्वेज है या मेरी जो रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्लियर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मेरा मेन पर्पस है। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि यार आप जो बोल रहे हो वो होना चाहिए, अगर वैसा नहीं होता तो फिर ये जो प्राइस है मैं इतनी डिडक्ट करके दूंगा या मेरे को जो डैमेजेस होंगे वो तो आप दोगे, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा बट मुझे ऑब्वियसली उस बात के लिए फिर डैमेजेस चाहिए, तो वो वारंटी जैसी लैंग्वेज हो गई। तो रिक्वायरमेंट तो लैंग्वेज की टोन पे तय होती है कि भाई मैं इस रिक्वायरमेंट के पूरे ना होने पे एज अ बायर क्या एक्शन लूंगा। ये बात सीधे सीधे या घुमा फिरा के उस कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में होती है। तो इतनी सी बात समझ लो, अगर कोई स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन जो कि सेलर ने बायर को दिया था वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट है, तो वो या तो कंडीशन पे जाएगा या फिर वारंटी पे। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट या रिप्रेजेंटेशन मेड बाय सेलर टू द बायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट ही नहीं है, तो फिर ना वो कंडीशन है ना वारंटी है, वो ऐसे सारे रिप्रेजेंटेशन या ऐसे सारे स्टेटमेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ सेलर उस पर बायर रिलाय नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनाया है। और अगर वो उस पर रिलाय नहीं करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनाएगा, तो फिर उस ग्राउंड पे वो सूट फाइल करने नहीं जा सकता कोर्ट में। ये कहानी समझ में आई या नहीं आई।
अब जो मैंने बताया उसी बात पे ये आखिरी पैराग्राफ है। अ रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा होगा? सेलर, बायर को, और उस रिप्रेजेंटेशन को हमने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना दिया है। अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसके ऊपर अब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा, इसी चीज को हम स्टिपुलेशन बोलते हैं। तो एग्जैक्टली स्टिपुलेशन का मतलब ये है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा वही स्टिपुलेशन कहलाएगा, और जो स्टिपुलेशन बनेगा वही कंडीशन या वारंटी तक जाएगा। डिपेंड्स, वो एसेंशियल है या कोलेट्रल है विद द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एसेंशियल विद द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कंडीशन हो जाएगी, कोलेट्रल विद द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वारंटी हो जाएगी। ऐसे वर्ड्स धीरे धीरे करके जोड़ते जाओ। मेरी बात समझ में आई? तो स्टिपुलेशन वर्ड को कितना इजीली है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? स्टिपुलेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन। ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो किसका पार्ट बन गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। अगर वो एसेंशियल हो जाएगा विद द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कंडीशन बन जाएगा, कोलेटरल रह जाएगा तो वारंटी हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? However, every stipulation is not equal importance, वही वाली बात आप वो कह रहा है, बोल रहा है हर स्टिपुलेशन एक जैसा इंपॉर्टेंस नहीं है। सम ऑफ दीज में बी वाइटल, इसमें से कुछ वाइटल है, वाइटल मतलब एसेंशियल, वाइटल मतलब एसेंशियल, और सम ऑफ व्हाट लेसर सिग्निफिकेंस मतलब कोलेट्रल। ये कोलेट्रल के लिए लिखा है और ये एसेंशियल के लिए, मतलब एक चीज को वो कंडीशन बना देगा, एक चीज को वो वारंटी बना देगा। द मोर सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशन contained in the contract of sale have been called as conditions, while the less significant stipulations have been given the name warranties. तो मोर सिग्निफिकेंट को हम कंडीशन बोलते हैं, मोर सिग्निफिकेंट का मतलब एसेंशियल है जो, और जो कोलेट्रल है सिर्फ वो वारंटीज कहलाते हैं। कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन नंबर 12। अब एक्ट ने इनके लिए क्या लिखा है समझो। अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स, प्राइस के रेफरेंस में नहीं हो सकती स्टिपुलेशन, सिर्फ गुड्स के रेफरेंस में ही कंसिडर करता है एक्ट। सेक्शन 11 12 के पहले लिख के एक्ट ने खुद क्लियर कर दिया कि प्राइस को लेके हम जनरली स्टिपुलेशन मानते ही नहीं, जो भी स्टिपुलेशन होंगी वो गुड्स को लेके होंगी। विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी अ कंडीशन और अ वारंटी, तो वो कह रहे हैं स्टिपुलेशन जरूर या तो कंडीशन होगी या फिर वारंटी होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। जब सेलर ने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो या तो गारंटी वारंटी होगा या तो वो कंडीशन होगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड आ गया ना, एसेंशियल। कंडीशन एसेंशियल है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के, और अगर इसका ब्रीच हुआ तो बायर को क्या राइट है? रेज अ राइट टू द ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। रेपुडिएटेड का मतलब कैंसल्ड। कर ही देगा या करना ही पड़ेगा, लॉ ऐसा नहीं बोल रहा है। लॉ ऐसा नहीं बोल रहा कि बायर को करना पड़ेगा रेपुडिएट, ऐसा नहीं, ऐसी लैंग्वेज नहीं है। या करना चाहिए या कर ही देगा। जब भी किसी को राइट दिया जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी उससे मैंडेटरीली कोई काम करवाना है। राइट देने का मतलब है कि उसकी मर्जी पे छोड़ना है, उसके डिस्क्रिशन पे छोड़ना है कि उसे ये रेपुडिएट करना है या नहीं करना है। अगर मैंडेटरीली रेपुडिएट करना होता तो लॉ लैंग्वेज लिखता कि अगर ऐसा होगा, कंडीशन ब्रीच होगी तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। लैंग्वेज ये नहीं है। लैंग्वेज ये है कि अगर कंडीशन ब्रीच होती है फ्रॉम द साइड ऑफ सेलर तो बायर हैज अ राइट टू रेपुडिएट। दोनों बातों में बहुत अंतर है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये P wants to purchase car from Q, P जो है वो Q से कार खरीदना चाहता है विच है वो माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ओरली दिया हो,
जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना हो ये स्टिपुलेशन नहीं बनेगा। ये रिप्रेजेंटेशन है ना। क्यू की कार 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, ऐसा क्यों नहीं बताया होगा ना, कौन बताएगा? ये बात समझ में आ रही है? सो इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया तो ये क्या बन जाएगा? स्टिपुलेशन। फिर अगर वो एसेंशियल विद द मेन पर्पस हो गया तो क्या बन जाएगा? कंडीशन। तुम्हें ये बात समझ में भी आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। क्यू पॉइंटिंग अ पर्टिकुलर व्हीकल सेज दिस कार विल सूट यू। तो पी ने पूछा यार 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज वाली कार दे दो। क्यू ने एक कार की तरफ पॉइंट पॉइंट आउट करके बोला ये कार तुम्हें सूट करेगी। मतलब पी क्या कह रहा है? पी कह रहा है ये वाली कार माइलेज देगी। और देखो पी, सॉरी, क्यू क्या कह रहा है? ये वाली कार माइलेज देगी। पी स्पेसिफिक होके बोल रहा था कि मेरे को 20 किलोमीटर पर लीटर की कार चाहिए। मतलब वो एक तरह से मेन पर्पस के एसेंशियल बात बोल रहा है। बाकी कार में कुछ है कि नहीं, उसका मेन पर्पस है कि 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देना चाहिए उस कार को। क्यू ने जब पॉइंट आउट कर दी मतलब क्यू ने रिप्रेजेंटेशन कर दी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या बन गया? पार्ट। अब लेटर पी बाइज द कार बट फाइंड आउट लेटर ऑन दिस कार ओनली हैज टॉप माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। उसकी कार ने केवल 15 किलोमीटर पर लीटर का ही एवरेज दिया। दिस अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कंडीशन। इसको हम क्या मानेंगे? ब्रीच ऑफ कंडीशन। Because the seller made the stipulation which formed the essence of the contract, in this case mileage was a stipulation that was essential for the main purpose of the contract. कोई डाउट है तो बताओ। वारंटी की कहानी देखते हैं। वारंटी भी स्टिपुलेशन है, कंडीशन भी स्टिपुलेशन था, बट ये एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये केवल कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अरे हाँ या ना? कंडीशन में क्या था? एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? यहां एसेंशियल वर्ड था। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस। अगर इसका ब्रीच होगा तो भी राइट मिलेगा डैमेजेस क्लेम करने का। लेकिन कंडीशन का ब्रीच हो रहा था तो क्या राइट मिल रहा था बायर को? कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का। सर रेपुडिएट करते हैं तो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते? वहां भी कर सकते हैं। मतलब वो एक तरह से बड़ा स्पेस है आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दोगे, डैमेजेस भी क्लेम कर लोगे। जबकि यहाँ पे आपके पास थोड़ा लिमिटेड राइट है, आप केवल डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। पर क्लियर है कि अगर केवल वारंटी ब्रीच हो रही है तो बायर हैज नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता। कोई डाउट है क्या? वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और वारंटी, कोई भी स्टिपुलेशन कंडीशन है या वारंटी, ये बात डिपेंड करती है उस केस में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जो स्टिपुलेशन दिया गया, वो एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? A stipulation may be a condition though called a warranty in the contract। वो बोल रहे हैं लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, सब्सटेंस से फर्क पड़ता है। लैंग्वेज का कंक्लूजन क्या है वो इंपैक्ट डालेगा, वर्ड क्या यूज किए गए हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तो मैं तुम पे एक कंडीशन डाल रहा हूं कि तुम 30 अगस्त को मुझे गुड्स डिलीवर करोगे, नहीं तो बाद में फिर मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। अब मैंने वर्ड यूज कर लिया कंडीशन, तो उस कंडीशन वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरी लैंग्वेज पढ़ के ये बात पता चल रही है कि जो बायर है वो क्लियरली बस ये बोल रहा है कि अगर 30 अगस्त को डिलीवरी नहीं मिलेगी तो मैं बाद में डैमेजेस लूंगा तुमसे। मतलब ये वारंटी की लैंग्वेज है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो यही कह रहे हैं स्टिपुलेशन मे बी अ कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब वो वर्ड कौन सा यूज हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सेंस क्या बन रहा है उससे फर्क पड़ेगा। राम कंसल्ट्स श्याम, तो दो पार्टी हैं। अब मोटर कार डीलर, ऑब्वियसली ये श्याम है मोटर कार डीलर, फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस टू प्रमोट द सेल्स ऑफ हिज प्रोडक्ट। तो राम का कोई बिजनेस है, वो किसी प्रोडक्ट को बेचता है और उसे एक मोटर कार चाहिए, वो टूर पे जाता है और अलग अलग लोकेशंस पे जाके अपने प्रोडक्ट बेचता है। तो वो अपनी पूरी बात समझा रहा है राम कि मुझे कार क्यों चाहिए, मैं टूर पे रहता हूँ और मैं अपने प्रोडक्ट बेचता हूँ, इसके लिए मुझे एक मोटर कार चाहिए। श्याम सजेस्ट कर रहा है मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम द श्याम। बोले तुम्हारे पर्पस के हिसाब से मारुति ले लो। उसने कहा ठीक है, अब तुमको मैंने बता ही दिया और तुम मेरी बात समझ गए हो, तो जो सजेशन दे रहे हो मैं ले लेता हूँ। अब क्या होता है, द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। टूरिंग पर्पस ही उसका मेन पर्पस था, ये बात हमने ऊपर पढ़ी, यही बोल के उसने खरीदी थी, या उसने डिमांड की थी कि मुझे सूटेबल कार बता दो, यही बोल के श्याम ने उसे बेची है कि ये टूरिंग पर्पस के लिए सूटेबल है। Here, the term that the car should be suitable for touring purpose is a condition of the contract. So it is vital that its non-fulfillment defeats the very purpose for which the Ram purchased the car, and the Ram therefore entitled to reject the car. मतलब ये कंडीशन मानी जाएगी और राम को राइट मिलेगा टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स को वो वापस दे देगा। ये बातें समझ में आई या नहीं आई? And can claim the refund of price. Okay. Let us assume इसी कहानी में एक और थोड़ा सा चेंज अज्यूम करते हैं। राम बाइज अ न्यू मारुति कार फ्रॉम द शोरूम and the car is guaranteed against any manufacturer defect under the normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase. And in the event of any manufacturing defect, there is a warranty for replacement of defective part of it. अब मेरी बात सुनो, कैन नॉट बी प्रॉपरली रिपेयर्ड। अपन कोई गुड्स खरीदने जाते हैं तो जनरली यही भाषा सेलर बोलता है, वही एग्जांपल ले लिया कि 1 साल की गारंटी है, किस पे? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में। अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो इसका मतलब ऑब्वियसली अगर तुम पता चला एक नॉर्मल फैमिली व्हीकल लिया है और उसको तुम रेसिंग कार बना के दौड़ा रहे हो, तो ये नॉर्मल यूसेज नहीं है, फिर हमारी गलती नहीं है, ये इस पर्पस के लिए, रेसिंग पर्पस के लिए गाड़ी नहीं है, उसका जो नॉर्मल यूज है वो करो। हाँ, एक कमर्शियल व्हीकल लिया है तुमने, उस पर लोड लेके गाड़ी चलती है, तो ऑब्वियसली जितना उसका कैपेसिटी है लोड लेने का वो नॉर्मल यूसेज है उसका। पर हम जो ये एलएमवी लेते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, इसमें आप उतना उतना लोड लेके रोज गाड़ी चलाओगे और उसका इंजन बैठ जाएगा, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थोड़ी कहलाएगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं? उसका नाम लाइट मोटर व्हीकल है, उसकी एक वेट कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते उस पर। हैवी एचएमवी जो होते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स, उनकी कैपेसिटी होती है वो। तो इसलिए ये नॉर्मल यूसेज वर्ड भी एक इंपॉर्टेंट टर्म रहती है, इसको समझना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि बस आपने तो बोला था 1 साल में कुछ नहीं होगा, तो नॉर्मल यूसेज में तो 1 ईयर का गारंटी दिया है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पे। एंड इन द इवेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट आ गया तो आगे बात लिखी हुई है, एंड भी लिखा हुआ है, हम आपका वो पार्ट रिपेयर करके देंगे और अगर वो पार्ट रिपेयरेबल नहीं होगा तो नया लगा के देंगे। कहीं से कहीं तक लैंग्वेज से ये लग रहा है तुम्हें कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना है बायर सेलर के बीच में, उसमें व्हीकल को रिवर्स मतलब व्हीकल को वापस देने की बात और रिफंड लेने की बात है। वर्ड गारंटी यूज कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी स्टोरी पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? नॉर्मल यूसेज में 1 साल की गारंटी है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर आता है तो हम आपको वो पार्ट रिपेयर करके देंगे और रिपेयरेबल नहीं हुआ तो आपको नया लगा के देंगे, कहीं से भी गाड़ी वापस नहीं लेगा वो। ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकती है क्या? ये वारंटी बनेगी। दोनों एग्री करके खरीद रहे हैं, ऐसा बायर राम जो है वो इस कहानी को सुन के समझ के ही खरीद रहा है।
नहीं, वारंटी बनेगी। आफ्टर 6 months राम फाइंड्स दैट हॉर्न ऑफ द कार इज नॉट वर्किंग, हियर इन दिस केस कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज नो राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। यही तो हमने समझा है। ही कैन क्लेम डैमेजेस, the manufacturer can either get it repaired or replace it with a new horn. Ram gets right to claim the damages if any suffered by him, but not the right of repudiation. क्या ये अभी भी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, कंडीशन, a condition is a stipulation, stipulation means representation which is a part of contract. ये वर्ड आते से अब इतनी क्लियरिटी से ये लाइन आनी चाहिए। स्टिपुलेशन मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन विच इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ऑब्वियसली वो किसने दिया है, किसको दिया है, सेलर ने बायर को दिया है। कंडीशन एसेंशियल होती है, यहाँ पे भी स्टिपुलेशन है लेकिन ये कोलेट्रल है। किससे, किसके लिए एसेंशियल है, मेन पर्पस। ये किसके कोलेट्रल है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी इतने सारे एग्जांपल देख लिए तुमने पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज से पता चल जाता है पर्पस क्या है। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, ऑब्वियसली अगर कंडीशन ब्रीच होगी तो राइट, बड़े राइट मिलेंगे। रेपुडिएट और क्लेम द डैमेजेस, और बोथ। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हो। ये वाली बात है ना, बार बार मैं बता रहा हूं तुम्हें। रेपुडिएट करना ही है ऐसा नहीं है ना, आप ये बोल सकते हो मेरे को केवल डैमेज दे दे, बात छोड़ो। मैंने मेन पर्पस बताया था, वो पूरा नहीं हुआ, पर चल ठीक है, मुझे डैमेजेस दे दे, बात खत्म कर। क्योंकि एक्ट ये नहीं बोल रहा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, एक्ट ये बोल रहा है कि हम राइट देते हैं बायर को कि वो रेपुडिएट कर सकता है। तो वो केवल डैमेज लेके बात खत्म करना चाहे तो एक्ट अलाउ करता है, इवन दो कंडीशन ब्रीच हुई है, इवन दो उसके पास राइट है टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द रिफंड। पर ये बड़ा राइट है, वो अपना पार्ट छोटा। तुम्हें 10,000 रुपए किसी से लेने हैं, हो सकता है ना तुम 9,500 लेके 500 छोड़ दो, 5,000 लेके 5,000 छोड़ दो, 3,000 लेके 7,000 छोड़ दो, ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा राइट 10,000। लेकिन अगर तुम्हारे पास राइट 10,000 का है, क्या तुम उससे 12,000 ले सकते हो? वही वाली बात आ जाएगी। वारंटी है तुम्हारे पास, यू हैव ओनली अ राइट टू क्लेम द डैमेज, यू कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। उसको बियॉन्ड की बात है। ये बात समझ में आई अभी भी या नहीं? हम्म। तो वो यही कह रहे, आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो, आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, आप दोनों काम कर सकते हो। यहाँ पे जो एग्रीड पार्टी होगी जिसका नुकसान हुआ है, मैं बार बार अभी बायर सेलर के एक ही एंगल से बता रहा हूँ, पर मैंने बताया कि क्वेश्चन, वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की लैंग्वेज है उसमें बायर भी कंडीशन लगा सकता है, सेलर भी कंडीशन लगा सकता है, प्राइस पे भी लगा सकते हैं, ठीक। पर अगर कुछ प्राइस पे कंडीशन नहीं होगी तो सेक्शन सेक्शन 11 में हमने ये पढ़ लिया कि डीम्ड करके तुम ये नहीं मानोगे कि प्राइस कभी भी कोई स्टिपुलेशन है। तो ये कह रहे थे एग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। वही वाली बात है, 10,000 रुपए अगर तुम्हें राइट है लेने के तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम 7,000 रुपए लेके 3,000 रुपए छोड़ दो। मीन्स तुम्हारे पास जब एक बड़ा राइट था तो उसका एक हिस्सा छोड़ सकते हो, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो breach of condition can be treated as breach of warranty, but breach of warranty cannot be treated as breach of condition, क्योंकि वैसा ट्रीटमेंट का मतलब है तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का राइट वो थोड़ी आ सकता है। तुम्हारे पास ओनली डैमेजेस क्लेम करने का राइट है, तो यू कैन ओनली क्लेम द डैमेजेस। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज एक बड़ा टॉपिक है, और इसके पहले वाला छोटा टॉपिक है वो कर लेते हैं, और केविएट एम्प्टर भी आज ही कर लेते हैं। तो केविएट एम्प्टर और वो छोटा टॉपिक, व्हेन
वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेंगे? भाई उसका वाइस वर्सा तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, एक ही तो तरफ पॉसिबल है, तो वो हम कब ट्रीट करेंगे? व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। यहां तक कोई समस्या है तो बोलो। सेक्शन 13 स्पेसिफाई केसेस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो सेक्शन 13 बनाया लॉ मेकर्स ने और बोला इस सेक्शन में हम बता देंगे वो सारे केसेस वेयर द ब्रीच ऑफ कंडीशन बी 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 मतलब मानना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। मे भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। सेंटेंस में सर्टेनिटी है, ऑप्शन नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बायर लूजेस हिज राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली अगर ऐसा हुआ कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाए तो इसका मतलब है आपके पास वो जो कैंसिल करने का राइट था वो गया। अब आपके पास केवल कौन सा राइट बचा है? टू क्लेम द डैमेजेस। कोई डाउट, समस्या? इन द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब ये वाली जो बातें हम पढ़ने वाले हैं एक्ट ने स्पेसिफाई करके दे दिए, ये 4 केसेस में इवन दो ब्रीच ऑफ कंडीशन लगेगी तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर पाओगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर पाओगे। मींस केवल और केवल तुम कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आया, समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? पहला केस, वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। बायर अपनी तरफ से खुद कह रहा है कि मेरे को ये कंडीशन सेटिस्फाई सेलर नहीं भी कर पा रहा है तो चलेगा। वेव करने का मतलब छोड़ देना, रिलीफ दे देना। तो बायर वेव कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, बोल रहा है कंडीशन थी एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, बट तुम नहीं भी पूरी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। ही हिमसेल्फ वेविंग दिस। अपने राइट को हम ही वेव कर सकते हैं, सामने वाला मना नहीं कर सकता है। जो राइट मेरे हैं उन्हें मैं कैंसिल कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। जो राइट तुम्हारे उन्हें तुम कैंसिल कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? A party may for his own benefit waive the stipulation. It should be a voluntary waiver by the buyer. तो पहला केस तो यही हो गया कि भाई बायर ने खुद कहा ब्रीच ऑफ कंडीशन होने पे भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मेरा राइट है पर मैं छोड़ रहा हूं। दूसरा, अ बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ द वारंटी। सर ऊपर वाले केस और नीचे वाले में अंतर क्या है? यहां परफॉर्मेंस ही नहीं मिली और उसने अलाउ कर दिया। नीचे वाले में ब्रीच हो गया। देखो एक होता है कि व्यक्ति ने परफॉर्म नहीं किया, एक हुआ कि गलत परफॉर्म किया, दोनों में अंतर है ना। ऊपर वाला पॉइंट यह है कि उसको परफॉर्मेंस ही नहीं चाहिए, उसने उसी लेवल पे छोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन करके लिखा बट उसने उसी लेवल पे छोड़ दिया कि मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए ही नहीं। दूसरे केस में वो बोल रहा है कि ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां परफॉर्मेंस हो चुकी है पर परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने तुम्हें कहा 100 कुर्सी चाहिए मुझे, ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में लिख दिया, ठीक। अब तुम्हारा जो डेट थी जिस दिन तुम्हें 100 चेयर्स मुझे डिलीवर करनी थी, वो डेट थी 30 अगस्त। 30 अगस्त के पहले तुम मुझसे कांटेक्ट करते हो और बोलते हो सर 100 अरेंज नहीं हो पा रही, 80 अरेंज हो पा रही है। मैंने कहा ठीक है,
तुम 80 ही दे दो। 30 अगस्त आई नहीं है, पहली बातें हो रही हैं अपनी। तो तुमने बोला 80 अरेंज हो पा रही सर, कल 20 की व्यवस्था आपके पास खुद हो जाएगी क्या? मैंने कहा हाँ ठीक है, 80 ही भेज दो। इसका मतलब है मैंने खुद परफॉर्मेंस वेव की है तुम्हारी। लेकिन 30 अगस्त को तुम आ गए, मुझे पहले कुछ नहीं बताया तुमने। 30 अगस्त को आ गए और 80 ही कुर्सी लेके आ गए मुझे बिना बताए। कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन के नाम पे 100 लिखी है। अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूं कि कोई बात नहीं। ये दोनों बातें अलग नहीं है, सेम लग रही है। ठीक है, तो एक जगह मैंने परफॉर्मेंस ही वेव कर दी थी कि परफॉर्म करना ही मत, छोड़ो, 20 लाना ही मत। दूसरा है कि तुम 80 ले आए हो और 20 लाए नहीं हो, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मीन्स आई एम ट्रीटिंग, मैं बोल रहा हूं यार वो 20 कुर्सी तुम नहीं लाए हो, मेरे को कहीं किराए से लेनी पड़ेगी, उसका किराया तुम दे देना। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मैं नहीं करता, तुम्हारी 80 कुर्सी रख लेता हूँ, 20 कुर्सी कहीं किराए से लाके दे दो, उसका किराया तुम दे देना, बाद में कुर्सी ले जाके भी तुम दे देना। मतलब मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि मैं रेपुडिएट नहीं कर रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मैं कंडीशन ब्रीच होने को वारंटी ब्रीच होना ट्रीट कर रहा हूं। अंतर है ना दोनों में? हियर द बायर हैज नॉट वेव्ड द कंडीशन बट डिसाइडेड टू ट्रीट एज वारंटी। पिछले वाले में तो देखो मैंने ना तुमसे डैमेजेस मांगे ना कुछ किया, मैंने तो सीधे बोल दिया 20 कुर्सी नहीं मिल रही ना, मत लाओ, ठीक है 80 ला देना। इसमें तो कोई ट्रीटमेंट थोड़ी है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई है तो अब मैं ब्रीच ऑफ वारंटी कर रहा हूं। मैंने तुमसे कह दिया परफॉर्म ही मत करो, छोड़ो। दूसरी जगह पे तुमने अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर भी मैंने तुम्हें क्या कहा, ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता हूं, ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता, डैमेजेस दे दो या मेरी व्यवस्था कहीं और से कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, ए एग्रीज टू सप्लाई बी 10 बैग ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर, रेट है 625 पर बैग, बट सप्लाईज ओनली सेकंड क्वालिटी शुगर। देखो यहां ये गड़बड़ हो गई है, फर्स्ट क्वालिटी शुगर ए ग्रेड शुगर की बात हुई थी, उसने सेकंड ग्रेड शुगर सप्लाई की है, द प्राइस ऑफ विच इज 600 पर बैग। वो प्राइस कम ले रहा है पर वो बता रहा है कि भाई यार नहीं मिली, फर्स्ट ग्रेड नहीं अरेंज कर पाया मैं। देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑब्वियसली, क्योंकि साफ लिखा था मेरे को फर्स्ट क्वालिटी शुगर चाहिए। द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, उसके पास राइट है ब्रीच ऑफ कंडीशन होने पे वो रिजेक्ट कर दे, बट इफ बायर सो इलेक्ट्स he may treat it as breach of warranty, hence he may accept the second quality sugar and claim damages of 25 पर बैग। 625 पर बैग की थी फर्स्ट क्वालिटी, तो वो कह रहा है कि 600 रुपए की ले लेता हूं, 25 रुपए छोड़ दूं। उसके पास राइट था टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही ट्रीटेड दैट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कोई डाउट है? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, सेवरेबल मतलब सेपरेबल, and the buyer has accepted either a whole of goods or part thereof। मेन वर्ड तो पहले यहां पे पकड़ो, एक्सेप्टेड। जो मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट को करने का, उसके लिए जो एसेंशियल पार्ट था, उस पार्ट में से पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा तुमने एक्सेप्ट कर लिया, इवन दो मेन पर्पस डिफीट हो रहा था, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया बायर ने। तो ये एक्सेप्टेंस वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो। और तुमने जो एक्सेप्ट किया है वो कितना है, होल और एनी पार्ट। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? एग्जाम्पल देखो, बासमती राइस, ये एक टाइप का राइस है, देर आर मेनी टाइप ऑफ राइस, उसमें से एक राइस है बासमती राइस। दूसरा है लोअर क्वालिटी मिक्स्ड राइस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स नॉन सेवरेबल। अगर मैंने बासमती और लोअर क्वालिटी को मिक्स कर दिया और उसकी एक बोरी बना दी, अब मैं
उसका पार्ट या उस पूरी बोरी को एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल, तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो बात खत्म हो गई। उसने कंडीशन तोड़ी, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना था गुड्स, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट क्या करना था, रिसाइन। ये बात हम, अगर मैं इसको थोड़ा कनेक्ट करूं, तो जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने वो केसेस जहां पढ़े थे जहां पे फ्री कंसेंट मिसिंग है, मतलब कोerशन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन पांचों जगह फ्री कंसेंट मिसिंग होती है, तो एग्रीड पार्टी को ये राइट होता है कि वो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है। लेकिन अगर वो चीजें तुम, सपोज किसी ने आपके साथ कोerशन या अनडू इन्फ्लुएंस किया, अनडू इन्फ्लुएंस किया, अनडू इन्फ्लुएंस में उसने एक गुड्स आपसे खरीदा एक प्राइस पे, और वो प्राइस आपने एक्सेप्ट कर ली, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं कर सकते ना, आपको वो प्राइस रिजेक्ट कर देनी थी, और रीजनेबल टाइम के अंदर वो बोलना था मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। तो वैसे ही वो ये वाली बात आ गई है, भाई ये तो सेल भी कॉन्ट्रैक्ट थी ना, 1930 के पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही हैंडल हो रहा था। वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, मतलब बीच में कौन आ गया है, लॉ, पार्टीज की बात ही नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, बायर सेलर चाह के भी जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी उसे फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बनते समय लॉ अलग हो, और जब तक एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस की बात आए तब तक लॉ बदल जाए, और सेलर चाह के भी एग्जीक्यूट ना कर पाए कंडीशन को, ये इम्पॉसिबिलिटी के केस में आ जाएगा, सुपरविनिंग, इलीगलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। और ऑब्वियस बात है यहां पे भी ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। तो पहला केस, वेवर ऑफ परफॉर्मेंस, बायर अलाउ कर रहा है सेलर को कि तुम्हें परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा केस, परफॉर्मेंस हो चुकी है बट कंडीशन ब्रीच हुई है, बट बायर अपनी तरफ से उसे ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर रहा है। तीसरा केस, वंस यू हैव एक्सेप्टेड समथिंग यू कैन नॉट डिनाई इट लेटर, एस्टॉपल वाली कहानी आ गई है, जहां पे आपने एक्सेप्ट कर लिया है पूरा या पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, तो आप डिनाई नहीं कर सकते अगर वो नॉन सेवरेबल है। अगर वो सेवरेबल हो सर, तो जो अच्छा पार्ट था वो एक्सेप्ट कर लो, जो खराब पार्ट है डिनाई कर दो। अगर वो राइस की बोरी, एक ही राइस की बोरी में दोनों मिक्स ना होते, बासमती राइस की थैली अलग होती, दूसरी राइस की थैली अलग होती लोअर क्वालिटी की, तो लोअर क्वालिटी वाली वापस कर देते और बची हुई ले लेते। तो थर्ड केस में आ जाता है, सेकंड केस में आप रख सकते थे उसको। लास्ट, जब ड्यू टू लॉ अगर कोई कंडीशन परफॉर्म करना, कंडीशन वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, जो एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, कंडीशन को परफॉर्म करना क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए ड्यू टू लॉस, तो यहां पे भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कोई डाउट है तो बताओ, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट केस बताऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी दिन तुम्हें पढ़ते पढ़ते खुद आ सकता है। तुम्हें याद है, अगर सर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड ही हो जाता है, तो फिर डैमेज क्लेम करने का राइट भी कैसे आएगा? नहीं आया समझ? क्या बोला मैंने, ये प्रॉब्लम आ सकती है दिमाग में। उसका जवाब ये दे रहा हूं कि देखो, जिस तरह का परफॉर्मेंस करना था वैसा नहीं मिल रहा है, पर वो परफॉर्म कर पा रहा है।
ये केस वो है, ये केस वो नहीं है कि परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो गई है। जिसे क्वांटिटी पे बात हुई थी, 1,000 टन कोई मटेरियल केमिकल हमें हमारी इंडस्ट्री के लिए चाहिए था, पर जो सेलर है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे, हमारे स्टेट में एक लॉ आ गया है, हमारे यहाँ पे चीज़ों की कमी हो गई है, तो हमारे स्टेट से बाहर जाने की मैक्सिमम क्वांटिटी 800 टन है, 1,000 टन नहीं भेज सकते हमारे स्टेट से। तो उस केस में इसको आप ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल के कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते। समझ में आई बात या नहीं? वो वाली बात जो हमने पढ़ी कि वॉइड ही हो जाएगा, वो तो नॉन परफॉर्मेंस की सिचुएशन हो चुकी है, उसमें आप डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो मेरी बात समझ में आई नहीं? 4 में से 2 वॉलेंट्री वेवर थे, जहां पे परफॉर्मेंस वेव हो गई थी, या कंडीशन को वारंट, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया था। ये पूरी की पूरी तरह डिस्क्रिशन पे डिपेंड करते थे, किसके? यस, कंपल्सरी। अगर आपने कुछ पार्ट पहले एक्सेप्ट कर लिया तो आप बाद में मना नहीं कर सकते। और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज बाय लॉ, ये दोनों कंपलसरी है, मतलब कंपल्सरीली कन्वर्जन है ब्रीच ऑफ कंडीशन का ब्रीच ऑफ वारंटी में। अरे कुछ समझ में आई बात की नहीं? ये इसका एक इंटरेस्टिंग केस और समझाता हूँ, नॉन सेवरेबिलिटी कैसे कंपलसरी है। तुमने किसी सेलर से कॉन्ट्रैक्ट किया बासमती राइस का, और तुमने कहा हर महीने मेरे को 10 किलो की बोरी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हर महीने वो भेजता है। 8 महीने भेजने के बाद 9th मंथ में वो बोल रहा है मेरी दुकान में बंद कर रहा हूँ, मैं फर्दर आपको सेल नहीं कर सकता। अब कॉन्ट्रैक्ट तो साल भर का था, और पिछले 8 महीने की बोरियां भी तुम उसको वापस नहीं कर सकते, वो तो तुम खा चुके हैं। अब क्या करें? वंस यू हैव एक्सेप्टेड पार्ट, you have to pay 8 month for 8 month, but you can claim the damage। भाई मैं 4 महीने के लिए जाऊंगा, मेरे को रेट महंगा मिलेगा, मुझे नुकसान होगा, लाओ दो पैसे, बट यू हैव टू पे द अमाउंट। यू कैन नॉट कैंसिल, ये नहीं बोल सकते कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट और डैमेज भी दो, वो तो गुड्स ही वापस नहीं कर सकते तुम। कुछ समझ में भी आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस वाला जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, और इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। एक लेक्चर पूरा इसको देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। कठिन नहीं है, आसान है, बट थोड़ा सा बड़ा है। अगर तुम चाहो तो केवीए टेम्पटर अभी ख़त्म कर सकते, बहुत इजी और बहुत छोटा सा टॉपिक है। केवीए टेम्पटर ये जो टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बाजार में, मतलब रियल वर्ल्ड में भी तुम्हें काफ़ी दिखेगी। और इसका जो सीधा मतलब है वो है लेट द बायर बिवेयर। बायर को जागरूक होना चाहिए, जागो ग्राहक जागो वाली गेम है ये। इसी को बोलते हैं केवीए टेम्पटर। ये देखो ये लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, कोई टेंशन नहीं। देखो यार, सेलर के पास सब तरह का गुड्स आता है, सब क्वालिटी का राइस है। राइस पे एग्जांपल ले लो, उसके पास 3-4 क्वालिटी का राइस है। तुम बायर हो, तुम्हारा पर्पस तुम जानते हो किस राइस से तुम्हारा पर्पस सर्व होगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ये कुछ बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना, इसके लिए अलग टाइप का राइस चाहिए होता है ना। और पुलाव के लिए हो सकता है अलग टाइप का लगता हो, जो खास तौर पे जो लोग कुकिंग वाले फील्ड में शेफ हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी डिश के लिए कौन सा राइस सूटेबल है। तो होटल वालों को पता होना चाहिए, या तो जो खरीदने गया है ये उसकी मगजमारी है भाई कि उसको कौन सा चाहिए। मार्केट में सब तरह का अवेलेबल है, ऐसे कोई भी चीज हो। तो ये सारा हमेशा सेलर पे ढोल देना कि तूने हमको गलत गलत गुड्स दिया, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो इसलिए इस एक्ट में इस कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किया हुआ है कि केविएट एम्पटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसको डॉक्ट्रीन बोलते हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ केविएट एम्पटर। डॉक्ट्रीन मतलब प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल्स को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रीन। तो एक प्रिंसिपल है केविएट एम्पटर का, और ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, कि बायर को अपने एंगल पे बिवेयर हुए वो ये दिखाना पड़ेगा। अगर उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है, चीटिंग हुई है, लेकिन अगर वो चीटिंग और उस गड़बड़ के अगेंस्ट ये एक्ट उसके सपोर्ट में खड़ा है, उसे कंपनसेशन दिलाएगा, उसे डैमेजेस क्लेम करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का राइट देगा, सब करेगा। लेकिन अगर वो केयरलेसनेस प्रूव हो गई बायर की, वो अवेयर नहीं है, उसने अपने तरफ से कॉन्शियसनेस मेंटेन नहीं की, उसने अपनी तरफ से अलर्टनेस मेंटेन नहीं की, साउंड माइंड अप्लाई नहीं किया, रेशनल बिहेवियर नहीं किया, ये सारे वर्ड आएंगे, तो फिर एक्ट जिम्मे मतलब एक्ट ये कहेगा यार सेलर जिम्मेदार नहीं है, ऐसे कैसे सेलर जिम्मेदार है। फिर आप अपनी तरफ से रेशनल बिहेवियर कर रहे थे, रेशनल बिहेवियर समझते हो ना, अनबायस होके डिसीजन लेना, फैक्ट्स पे डिसीजन लेना, रेशनल बिहेवियर होता है। आप अलर्ट थे, आ, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, अलर्ट होने के बाद, रेशनल बिहेवियर होने के बाद भी हो सकता है। अगर होगा तो फिर एक्ट खड़ा है तुम्हारे साथ, तुम्हें डैमेजेस दिलाएगा, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का राइट देगा, सब ठीक है। लेकिन अगर आप ही अवेयर नहीं हो, सावधान नहीं हो, तो वो बिवेयर वर्ड तो सावधान दिखाता है ना, इसका इसका एग्जैक्ट सेंस समझो। यू हैव टू बी बिवेयर, मीन्स हिंदी में बोलो तो सावधान होना चाहिए। वो डॉग्स के लिए नहीं लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग, सावधान रहो, अलर्ट रहो, कॉन्शियस रहो, तो वही वाली बात है। व्हेन सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट, इट इज फॉर द बायर टू मेक द प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ गुड्स। उसे तो सब बेचना है। इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, बाद में गुड्स खराब निकलता है, ही कैन नॉट होल्ड आउट सेलर लायबल। तो इस बात के लिए वो सेलर को जिम्मेदार नहीं कह सकता। तुम गुड्स खरीदने गए थे, तुम्हें अच्छे से गुड्स देखना था, समझना था, उसके पर्पस क्या है ये समझने थे। तुम बाद में बोल रहे हो ये गुड्स डिफेक्टिव है, ये मेरे पर्पस को सर्व ही नहीं कर रहा है। भैया पर्पस तुम्हारा था, तुम जानते थे पर्पस क्या है, तो ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है कि वो सर्व करे तुम्हारे पर्पस को। उसने ओपन मार्केट में ओपन कर दिया था कि भाई ये है मेरे पास 5 तरह के, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। हम्म, तो यही कह रहे हैं, द सेलर इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द गुड्स विच ही इज सेलिंग। सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है गुड्स में क्या डिफेक्ट है बताने की। वो स्टॉल ओनर उस पे ये तुम कभी 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 कुछ शॉप्स में क्या होता है, ब्रांडेड शॉप्स में खास तौर पे वो एक सेक्शन बना देते हैं और उस पर हैवी डिस्काउंट होता है गुड्स में। जो वुडलैंड का शोरूम है, और एक काउंटर बना हुआ है जिसपे जो प्राइसेस नॉर्मल शूज की, सैंडल्स की दिख रही है तुम्हें, वहां पे दिख रहा है उसके 20% प्राइस पे कुछ मिल रहा है। उस काउंटर से जाके तुमने कोई गुड्स खरीदा, बाद में तुम वापस शोरूम आके बोलते हो ये तो ये इसमें ये देखो ये मार्क है, ये ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, तो क्या वो वापस ले लेगा? ही इज द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट। उसने ओपन काउंटर बना रखा है, तुम अपनी मर्जी से चूज करके ले गए थे, प्राइस दे गए थे, उसने हेवी डिस्काउंट दिया ही इसलिए होगा ना, क्यों देगा? तुम्हें पसंद आता है देखो, नहीं आता मत, पसंद आता है ले गए हो, पैसे दे गए हो, बाद में आके बोलते हो इसमें डिफेक्ट है। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द गुड्स विच ही इज सेलिंग, क्योंकि बाजार में उस तरह का गुड्स भी बिकता है, वो मार्केटेबल है, वो लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करता है, और जिसकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर रहा है उसको सस्ता मिल रहा है, वो खरीद रहा है। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि तुम ऐसा बेच नहीं सकते हो। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कि लो क्वालिटी का राइस है तो इसको आप बेच नहीं सकते हो ऐसा?
गरीब आदमी क्या खाएगा? यू कैन नॉट से सो। ओपन काउंटर था वो, नहीं डीमार्ट में, हमें वो राइस समझ में आया, हम ले आए। बाद में बोल रहे हैं इसमें तो कंकर है, इसमें तो बहुत सारा कचरा भी है, हमको ये जम नहीं रहा है, ये वापस ले लो। आ, वो वापस लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे कई सारे केस स्टडी में ये लाइन लिखने के लिए यूज होगी। The buyer is not bound to disclose the defect in the goods which he is selling. It is the duty of the buyer. सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, ये ड्यूटी वर्ड यूज किया देखो इस डॉक्ट्रिन में। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट द गुड विल सर्व हिज पर्पस। तुम जिस पर्पस के लिए गुड्स खरीदने आए हो वो पर्पस सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पर्पस तुम जानते हो, सेलर थोड़ी जानता है। उसने तो ओपन कर रखा है गुड्स बेचने के लिए, फॉर विच दे आर बीइंग बॉट, तो वो तुम जानते हो, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपने आप को सेटिस्फाई करो। If the goods turn out to be defective or do not serve its purpose, if it depends on in own skill or judgment, आप अपने स्किल और जजमेंट से गुड्स ले गए थे, आपका पर्पस सर्व नहीं हुआ, इसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है। द बायर कैन नॉट होल्ड सेलर रिस्पॉन्सिबल। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेलर को अपने आप को खुद सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कोई डाउट है तो बताओ। तो केविएट एम्प्टर का रूल के लिए एक पूरा सेक्शन बनाया, सेक्शन 16 इस एक्ट में, और इस सेक्शन में ये समझाया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन as to the quality or fitness of a particular purpose of goods supplied under the contract of sale। अब ये ना पहले जो ये लाइन लिखी है, पहले तो इनका मतलब बताओ, ये कॉमा के पहले, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इस इस लाइन से हम क्या समझने की कोशिश करें, फिर आगे की बात करेंगे। बोलो जल्दी। मैंने बोला ये जब भी लैंग्वेज आती है तो दिमाग को ऐसे सोचो कि हम जो प्रोविजन पढ़ने वाले हैं या तो वो सुपीरियर होने वाला है किन चीजों से या इंफीरियर होने वाला है। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इनसे कंपैरिजन होगा इस सेक्शन 16 का। इसी एक्ट में कहीं और कुछ कॉन्फ्लिक्ट में कुछ और चीजें लिखी हैं, या किसी और एक्ट में, बोला ना, और एनी अदर लॉ, इस एक्ट के बाहर भी इसी ग्राउंड पे कुछ मेंशन है, और हमारा सेक्शन 16 में हम कुछ पढ़ने वाले हैं, तो कौन जीतेगा अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो? सेक्शन 16 हारेगा। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, इसने इस लाइन का सेंस क्या बनाया, प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू, कहीं कुछ और लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है तो वो फॉलो हो, पर कहीं कुछ नहीं लिखा है तो ये फॉलो होगा। अरे, इन द केस ऑफ साइलेंस ये फॉलो होगा जो हम पढ़ रहे हैं, पर कोई और एक्ट, इसी एक्ट का कोई और सेक्शन, पहले तो इसी एक्ट का कोई और सेक्शन या कोई और एक्ट कुछ और बात करता है बायर सेलर के केस में, तो वो फॉलो होगा। ये सबसे इंफीरियर है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। समझ में आया ये या नहीं? देर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन। अब है ना, इम्प्लाइड वारंटी और इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस में अंतर क्या होता है, मैं पूरा टॉपिक पहले पढ़ा था,
तो और अच्छे से समझ में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी जरूरत भी नहीं है। एक्सप्रेस का मतलब है वर्ड्स यूज होना, रिटन और ओरल, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमने कहीं पढ़ा ऐसा कि राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड्स हो सकते हैं ओरल और रिटन, और इम्प्लाइड का मतलब होगा एक्शंस से। तो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस के साथ दोनों वर्ड जोड़ रखे हैं उसने। क्या एक्सप्रेस वाली कहानियां हैं इसमें? नहीं, इम्प्लाइड वाली कहानियां हैं। इम्प्लाइड का मतलब वर्ड्स नहीं है। एक्शंस में एक वर्ड आता है, एक्शंस से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहां इंटरप्रिटेशन का रोल आ गया। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया मान लेंगे, डीम्ड का रोल आ गया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखी नहीं है, पर इंटरप्रेट की जा रही है, मानी जा रही है लोगों के एक्शंस की वजह से। तो उस कॉन्ट्रैक्ट, उस तरह की कंडीशन को, उस तरह के वारंटी को हम इंप्लाइड वारंटी या इंप्लाइड कंडीशन मानेंगे। जो स्टिपुलेशंस वर्ड में एक्सप्रेस थे वो एक्सप्रेस कंडीशंस और एक्सप्रेस वारंटीज हैं, और जब वर्ड्स नहीं थे, एक्शन से इंटरप्रिटेशन बना के डीम किया जाएगा। तो मजेदार बात यह है कि एक्ट ने बताया है कि हम कहां पे इंप्लाइड, देखो वर्ड्स में एक्ट को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड्स लिखे हैं, उससे पढ़ के समझ में आ जाएगा। पर जहां वर्ड्स नहीं है वहां पे कौन रोल प्ले करने आ जाएगा? एक्ट। और एक्ट बताएगा कि हम यहां यहां इंप्लाइड कंडीशन मानेंगे, यहां यहां इंप्लाइड वारंटी मानेंगे। तो इंप्लाइड कंडीशन या इंप्लाइड वारंटी होने के बाद, इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी होने के बाद ये टॉपिक पढ़ना चाहिए कायदे से। तो वो ये कह रहे हैं, देर इज नो इंप्लाइड वारंटी एंड कंडीशन टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स। मतलब फिटनेस और क्वालिटी को लेके कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है। मतलब लॉ इस पे साइलेंट है, लॉ अपनी तरफ से कोई कंडीशन नहीं लगाता है। नो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी। इसको मैं एक तरह से और समझाना चाहता हूं। देखो, एक्शन ऑफ लॉ है यहां मेनली। भाई आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन या वारंटी लानी थी तो लिखना था, बोलना था, एक दूसरे से वर्ड्स चाहिए थे, आपने एक्शन नहीं लिया। तो यहां जो एक्शन है इंप्लाइड में, वो केवल किसका एक्शन है? लॉ का एक्शन है। लॉ का एक्शन है मतलब किसका एक्शन है? लॉ मेकर्स ने लॉ में लिख के दे दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट में भले ही ना लिखा हो तब भी ये इंप्लाइड कंडीशन है और ये इंप्लाइड वारंटीज है। इंप्लाइड कंडीशंस का मतलब वही वाली बात है, अगर वो ब्रीच हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट राइट मिलेगा, और इंप्लाइड वारंटीज मतलब वहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सॉरी राइट टू डैमेज, राइट टू क्लेम डैमेजेस मिलेगा। लॉ ने अपनी तरफ से लिख के दिया है, आप नहीं भी लिखोगे तो। पर क्वालिटी और फिटनेस पे देर आर नो इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। गुड्स किस क्वालिटी का होना चाहिए या क्या वो किसी पर्पस के लिए फिट है, इसके लिए लॉ थोड़ी लिखता है। लॉ ऐसा नहीं लिखता है कि बिरयानी बनाने के लिए या पुलाव बनाने के लिए ये क्वालिटी का राइस फिट है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पता है ये सारी चीजें जो लिखी हैं वो क्या है? फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड if the buyer made known the seller the purpose of his purchase, the buyer failed, buyer relied on the seller's skill,
and judgment, and the seller business to supply goods of that description. इसका क्या मतलब है? Following are the conditions to be satisfied. Following conditions are to be satisfied. ये भाषा लिख के ये नहीं लगता कि केवीए टेम्पटर फेल हो जाएगा यहाँ? केवीए टेम्पटर फेल. Doctrine of caveat emptor will not applied in this case. हम भी तो यही कह रहे हैं, caveat emptor is not applied in this case quality and fitness पे. सेक्शन 16 है ही इसलिए caveat emptor को फेल करने के लिए. caveat emptor नहीं लगेगा, let the buyer beware वाली टर्म एंड कंडीशन, मतलब let the buyer beware को फॉलो करना जरूरी नहीं है अगर बात क्वालिटी और फिटनेस पे हो रही है. लेकिन क्वालिटी और फिटनेस पे भी जब ये बात होगी तो फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड, ये तीनों बातें भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. इन तीनों बातों के बिना क्वालिटी एंड फिटनेस पे सवाल उठाए जा सकते हैं. तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं किसी दुकान वाले के पास गया, मैंने बोला यार सर मेरे को पुलाव बनाना है, पर मुझे नहीं पता है, मैं बायर हूँ, वो सेलर है, मुझे, मैं बोल रहा हूँ उससे, मुझे नहीं पता कि पुलाव बनाने के लिए कौन से टाइप का राइस चाहिए होता है. आप जो भी, आपको अगर पता हो तो क्या आप मुझे बताएंगे? अब सेलर दो तरह का जवाब दे सकता है उसको. सेलर बोल सकता है यार देखो मेरे को भी नहीं पता है, तुम्हें लगे तो खरीदो, नहीं लगे तो मत खरीदो. फिर भी तुम खरीदते हो तो फिर लेट द बायर बी वेयर, तुम ही जिम्मेदार हो. लेकिन सेलर दूसरी तरह की बात करता है. सेलर बोलता है हाँ मुझे पता है, ये वाला राइस लगता है. The buyer had made known to the seller the purpose of his purchase, and the buyer relied on the seller's skill and judgment, and the seller's business to supply goods of that description. सेलर का काम है राइस बेचना. उसके बोर्ड पे लिखा है मेरे यहाँ पे पुलाव का और बिरयानी का राइस मिलता है. उसके स्किल और जजमेंट पे रिलाय कर रहा है कौन? बायर. और तीसरी बात, पर्पस उसको बता के कर रहा है. उसको पर्पस बता दिया, उसके स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई कर लिया और उसी डिस्क्रिप्शन का गुड्स उसके यहाँ मिलता है. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है. क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी और फिटनेस पे किसकी जिम्मेदारी नहीं होती? सेलर की. लेकिन यहां सेलर की क्या आ जाएगी? तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट है क्या? ये वाली बात सबसे इंफीरियर है. इसी एक्ट में किसी और सेक्शन में इसके कंपैरिजन में ऐसा लिखा है कि सेलर जिम्मेदार नहीं है, तो फिर सेलर जिम्मेदार नहीं है. किसी और लॉ में इसी तरह के बायर सेलर के रिलेशन में लिखा है सेलर जिम्मेदार नहीं है, तो फिर सेलर जिम्मेदार. कहीं कुछ नहीं लिखा है ऐसा, फिर ये बात आती है, तो ये बात सर्व होगी. अभी भी कुछ समझ में आया या नहीं आया? एग्जाम्पल पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगी बात. A sold pigs to B. These pigs begin infected, caused typhoid to other healthy pigs of the buyer. It was held that seller was not bound to disclose that the pig was unhealthy. The rule of the rule of law being applied is caveat emptor.
अपने गुड्स के डिफेक्ट के बारे में बताने की जरूरत, इट इज नॉट नेसेसरी. अ परचेज ऑफ अ हॉर्स फ्रॉम बी, ए परचेज हॉर्स फ्रॉम बी, ए नीडेड द हॉर्स फॉर राइडिंग, पर्पस बता रहा है, बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू बी, नहीं बता रहा है, पर्पस है पर वो नहीं बता रहा है. द हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग but is suitable only for being driven in the carriage. Caveat emptor rule applies here, and so A can neither reject the horse nor he can claim the damages. कोई डाउट है तो बताओ. पर ये जो डॉक्ट्रीन है केविएट एम्प्टर का, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस क्या है? फिटनेस एज टू द क्वालिटी और यूज. मैं मेरी यूज के लिए ये फिट है या नहीं, या ये उस क्वालिटी को सर्व करता है कि नहीं. वेयर द बायर मेक्स नोन टू सेलर, वही कहानी आएगी अभी जो हमने एक्सेप्शन पढ़ी. बायर सेलर को बता रहा है क्या? पर्पस. सो एज टू ही हैज रिलाइज, वो ये भी बोल रहा है मैं आपके जजमेंट और स्किल पे रिलाय करूंगा. तो पर्पस बता रहा है, सेलर के जजमेंट और स्किल पे रिलाय कर रहा है, एंड गुड्स आर ऑफ सच डिस्क्रिप्शन, वो सेलर का काम है बेचना. सेलर बोलता है मेरे यहाँ दोनों तरह के घोड़े बेचता हूं मैं, जो रेसिंग के लिए यूज होते हैं और जो कैरियज के लिए यूज होते हैं. फिर एक बायर आता है और बोले मेरे को रेसिंग का घोड़ा चाहिए, पर मुझे देखना नहीं आता रेसिंग का घोड़ा कैसा होता है, आपके ऊपर रिलाई करके अगर आप मुझे दोगे तो मैं ले लूंगा. ये ऐसा बता रहा है, वो क्लियरली बोल रहा है. उसके बाद सेलर अगर उसे गलत घोड़ा देगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का राइट भी रखेगा और डैमेजेस क्लेम करने का राइट भी रखेगा. कोई डाउट है तो बताओ. तो यहाँ पे केविएट एम्प्टर फेल हो जाता है. लेट द बायर बिवेयर नहीं है यहाँ पे. कोई समस्या है, डाउट है तो बताओ. ओके. तो यहाँ पे यही लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई सच गुड्स एज आर रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस. रीजनेबली फिट बोलना जरूरी है. तुमने पता पड़ा रेसिंग का घोड़ा लिया और वो जब हार गया, वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आया, तो तुम अब जाके उससे झगड़ा कर रहे हो, बोलो मेरा घोड़ा जीता तो है नहीं, तुमने तो रेसिंग का, अरे भाई रेस करने का घोड़ा दिया था, रीजनेबली रेस कर सकता है. जीतने का घोड़ा कौन देगा ऐसे? समझ में आई मेरी बात? कि वो जीत ही सकता है, इसकी गारंटी कौन लेगा? An order was placed for some trucks to be used for heavy traffic in a hilly country. The trucks supplied by the seller were unfit for this purpose or broke down. The breach of condition as to fitness. Purpose के लिए fit नहीं माना जाएगा. अरे हाँ है ना. लेकिन बात वही है, केविएट एम्प्टर लगेगा कि नहीं लगेगा? वही तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो केविएट एम्प्टर नहीं लगेगा. प्रीस्ट वर्सेस लास्ट, एक केस हुआ. A draper purchased a hot water bottle from retail chemist. A asked the chemist if it would stand boiling water. भाई मेरे को ऐसा बॉटल चाहिए जो उबलता हुआ पानी भी कंटेन कर ले अपने अंदर, जब प्लास्टिक पिघल नहीं जाए उसका. The chemist told him that the bottle was meant to hold hot water. केमिस्ट को उसने पर्पस बताया, बोलो हाँ या ना, है ना, पर्पस बताया. केमिस्ट ने बोला उसे कि ये बॉटल हॉट वाटर होल्ड कर लेगी, पर जब उसने उसमें पानी भरा, द बॉटल बर्स्ट व्हेन द हॉट वाटर वाज पोर्ड इनटू इट एंड इंजर्ड हिज वाइफ. अब कोर्ट में क्या हुआ? इट वाज हेल्ड दैट केमिस्ट शैल बी लायबल. बोलो होना चाहिए था कि नहीं? टू पे द डैमेजेस टू पी. सर रेपुडिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट का राइट नहीं मिल रहा है इसको. अरे क्या रेपुडिएट करेगा? ये कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा ना, ऐसे रट थोड़ी सकते हैं. पानी की बोतल तो फूट गई, रेपुडिएट क्या करेगा? कुछ है ही नहीं रेपुडिएट करने के लिए वहां. इसीलिए हमने बोला था ब्रीच ऑफ कंडीशन पे रेपुडिएट करने का राइट भी है, डैमेजेस क्लेम करने का राइट भी है, दोनों करने का राइट भी है. डिपेंड्स ऑन द केस ना. ये बात समझ में आई कि नहीं? As he knew that the bottle was purchased for the purpose of being used as hot water bottle, where
the article can be used only for one particular purpose, the buyer need not tell the seller the purpose for which he required to good. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है केस स्टडी की, और ये कई केस लॉज में ये बात हुई है। पर किसी आर्टिकल का एक ही काम है, मैं किसी से फोन करने के लिए खरीदने गया हूं और मैं उससे कह रहा हूं कि यार मेरा फोन पे मेरे को है ना बात करनी है, ये बात करने लायक होना चाहिए, ये पर्पस बताने लायक बात है? बताओ। तुम पीने का पानी ले रहे हो और तुम पर्पस बताओ ये पीने लायक होना चाहिए, मैं अभी इसे पीऊंगा, इसका कोई सेंस है? तो गाड़ी खरीद रहे हो, बोले मेरे को उसको चलानी है, ये चलने लायक होना चाहिए। तो ये वो वाली बातें हैं कि अगर कोई आर्टिकल केवल एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज होता है, द बायर नीड नॉट टेल द सेलर एनी पर्पस। ये अंडरस्टूड है। तुम कोई व्हीकल खरीद के लाए, वो नहीं चल रहा है, खराब हो गया है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, यू कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। वो ये नहीं बोल सकता है डीलर, तुमने कहा बोला था कि तुम मेरे से गाड़ी लेने आए हो तो वो चलनी भी चाहिए, पर्पस नहीं बताया तुमने, तो तुम तो लेट द बायर बिवेयर, तुमको पता होना चाहिए था, तुमको गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हें मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ये उन कहानियों के लिए कि जहाँ पे एक ही पर्पस के लिए गुड्स बने, उन गुड्स का पर्पस बनाने बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि वो गुड्स वो काम करने में एबल होने चाहिए, बट वेयर द आर्टिकल कैन बी यूज फॉर नंबर ऑफ पर्पसेस। द बायर शुड टेल द सेलर द पर्पस। मेरे को लैपटॉप चाहिए, उस पर लोग गेमिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और भी बहुत सारी बिजनेस में कई सारी एक्टिविटीज हैं, कई सारी मशीन्स चलती हैं लैपटॉप पे, मल्टीपर्पज डिवाइस है। तो क्या होगा? ऑब्वियसली देन द बायर शुड टेल द सेलर द पर्पस। अगर अगर हम ये बोले कि मेरे लैपटॉप में गेम नहीं चल रहा है, तो तुम जब उसके पास जाओगे तो वो आपसे पूछेगा ना, भैया यार तूने मेरे को पूछा था ये लैपटॉप खरीदते समय कि ये गेम चलेगा या नहीं चलेगा? मैंने तेरे को इस पर्पस के लिए थोड़ी बेचा है, मैं तो लैपटॉप था तूने खरीद लिया, मल्टीपर्पज था, तुझे ये पर्पस अकम्प्लिश करना था, तो सेलर ऑब्वियसली आपसे बोलेगा कि यार यू हैव टू फर्स्ट कंफर्म कि ये सुटेबल है या नहीं है। तो मल्टीपर्पज चीजों में सेलर को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको पर्पस बताना पड़ेगा, पर सिंगल पर्पस के लिए कोई गुड्स अगर यूज होता है, ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन हो गया, सिंगल पर्पस मल्टीपर्पस, हाँ या ना? एक और केस स्टडी गई कोर्ट में, कहानी थी टिम्बर was purchased for express purpose of using it as railway sleepers, and when it was found that unfit for the purpose, the court held that contract can be avoided. हमारी गवर्नमेंट ने तो पहले रेलवेज मतलब बोगी में जो सीट होती थी वो टिम्बर की होती थी, लकड़ी की होती थी सीट्स, और बहुत हाई क्वालिटी टिम्बर होता था ऑब्वियसली, वो ऐसे टूटने वाली चीजें नहीं थी। पर ऑब्वियस बात है कि पर्पस बता के टिम्बर कंपनी से रेलवे ने वो लकड़ी खरीदी थी, पर वो अनफिट निकली तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता था, कोर्ट ने ये बोल दिया। तो पर्पस बता के काम करोगे तो ऑब्वियस बात है, मल्टीपर्पज चीज है ना टिम्बर, पर्पस बताया था, वो फिर अनफिट निकली, तो ऑब्वियस बात है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, एक्सेप्शन पड़ रहा है टेम्पर का, patent or brand name. Where the goods are purchased under its patent name or brand name, there is no implied condition that goods shall be fit for any particular purpose. Here the buyer is relying on the particular brand name. कोई डाउट है क्या?
इट इज एक्सपेक्टेड कि वो ब्रांड परफॉर्म करेगा उसका पर्पस। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, वो कोई भी सपोज हम आर्टिकल खरीदते हैं जिसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी है उसके कंटेंट की, उसको यूज करने की, यही तो होता है। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसको यूज करने का तरीका क्या है, फ्रिज में नहीं रखना है या इस टेम्परेचर तक, हाई टेम्परेचर तक नहीं जाने देना, वगैरह वगैरह लिखी रहती है। द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, द गुड्स शाल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। अगर उसमें से कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर पता है ना, उस पर तो केस होगा। यहाँ सेलर रिस्पॉन्सिबल है, वो सब चीजें जो डिस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, हाँ या ना। गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, मर्केंटेबल मतलब मार्केटेबल, मार्केटेबल मतलब मार्केट में उसके बायर्स हैं और वो गुड्स जो है वो किसी ना किसी की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करता है। तो where the goods are bought by description from a seller who deals in the goods of that description, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality. The rule of caveat emptor is not applicable for the latent defects, but the buyer has examined the goods. This rule shall apply if the defects were such which ought to have not been revealed by ordinary examination. बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है ये जो आप अभी आज पढ़ रहे हो, कल इसी टॉपिक्स पे बातें होनी है, एक डिस्क्रिप्शन पे और एक मर्केंटेबल क्वालिटी पे। नॉर्मल सी बात है, मैं ये चश्मा खरीदने गया, अब ये चश्मे से हाई क्वालिटी के भी कई चश्मे आते हैं, लोअर क्वालिटी के भी कई चश्मे आते होंगे, ये भी मर्केंटेबल क्वालिटी का चश्मा है जिसको खरीदा जाता है बाजार में, है ना। मैं इसका यूजर हूँ। अब मैंने इसे जब चश्मे को खरीदा तो वर्ड क्या लिखे हैं ध्यान से देखना। द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लेटेंट डिफेक्ट्स। मैं ऑर्डिनरीली इसे एग्जामिन कर रहा हूं, पर इसमें मुझे ना कुछ स्क्रैच दिख रहा है ना कुछ टूटा हुआ दिख रहा है ऑर्डिनरीली, बट इसमें डिफेक्ट मिला 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। एक एग्जांपल के लिए, जो मेरा नंबर था मेरे को ऑर्डिनरीली उस समय समझ नहीं आया, मैंने 2-4 बार लगा के देखा, बट मैंने इसे जब दूसरी जगह चेक कराया तो इस चश्मे का नंबर अलग मिला। उसने जो मुझे बोल के बेचा था और मैंने ऑर्डिनरीली इसे देखा, अब मेरे पास कोई मशीन थोड़ी कि मैं इसको चेक कर लूंगा उस समय, मैंने आंख पे लगा के देखा, मुझे ठीक लग रहा है, ओके ओके ले लिया, पर मेरा सिर घूमने लगा, मैंने जाके कहीं और चेक कराया, पता चला ये उस नंबर का चश्मा ही नहीं है। अब तो है ना सेलर रिस्पॉन्सिबल। सेलर ये थोड़ी बोल सकता है यार तुम मेरे यहां से दुकान से लेके गए थे, नंबर तुमको चेक करना था। ऑर्डिनरीली मैंने किया, ऐसा नहीं कि मैं पैक का पैक ले आया, मैंने पहन के देखा, मुझे ठीक लग रहा था उस समय, पर जब मैंने इसको 1 घंटे 2 घंटे पहना तब मुझे डाउट हुआ तो मैंने चेक कराया तो ये उस हिसाब से नहीं निकला। यस और नो। तो ये ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन का यू कैन से रीजन देके सेलर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि तूने तो देखा था। इफ देयर इज अ लेटेंट डिफेक्ट द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। केविएट एम्प्टर नहीं लगेगा, बायर के माथे नहीं ढोलोगे। केविएट एम्प्टर मतलब बायर के माथे ढोलना, उसका एक्सेप्शन मतलब सेलर के माथे ढोलना। ये समझ में आया कि नहीं आया? ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन करके भी बायर को कुछ डिफेक्ट नहीं मिला था, बट देयर इज अ डिफेक्ट, डिफेक्ट था, तो सेलर जिम्मेदार। मैंने कहा था ना अपने, हम तो सावधान थे, हमने कोशिश की थी, पर फ्रॉड थोड़ी पकड़ाते हैं, वो इंटेंशन टू डिसीव से किए जाते हैं। ऐसी समस्या को हल करने के लिए लॉ ने पहले ही लिख रखा है। मर्केंटेबल क्वालिटी का गुड्स था, बायर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, उसके बावजूद डिफेक्ट नहीं मिला था, बाद में डिफेक्ट ऑकर होता है, सेलर जिम्मेदार है। कोई डाउट है तो बताओ। सेल बाय सैंपल, वीट की बोरियां रखी है, थोड़ा सा वीट हाथ पे जब कभी अनाज मंडी वगैरह में जाओगे तो वो दिखाते हैं, ये बोरी है, वो बोरी पैक है, और वो
होता है ना, अलग अलग सैंपल रखे हुए, तुम अपना पसंद कर लो, वो बोरी दे देंगे तुम्हें। यही है सेल बाय सैंपल। वेयर द गुड्स आर ब्रॉट बाय सैंपल, खरीदा है, बॉट बाय सैंपल, द रूल ऑफ केवीएट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई। ऑब्वियस बात है, द होल गुड्स मस्ट मैच विद द सैंपल। उसने सैंपल देके तुम्हें 5 बोरी दी, एक दो बोरी में तो वैसे ही मिला, दो बाकी की 3 बोरी में अलग टाइप का मिला, तो तुम सेलर के अगेंस्ट केस करोगे। ऑब्वियसली सेलर रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ केवीएट एम्प्टर नहीं चलेगा, क्योंकि हर बोरी फाड़ के नहीं देख सकता है बायर, सैंपल के हिसाब से बेचा ना। यही है ना, सेल बाय सैंपल, सेल ऑफ बाय डिस्क्रिप्शन। कल जब हम पढ़ेंगे इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी, यही सब बातें आने वाली हैं। अब ये गुड्स तो और मजेदार है, ये कैटेगरी है गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जिसमें सैंपल भी दिया गया था बायर को और डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था, और बाद में वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता। तो कह रहे ऐसे गुड्स पे केवीएट एम्प्टर नहीं लगता, बायर की जिम्मेदारी है ही नहीं, फिर सब सेलर की जिम्मेदारी है। जो डिस्क्रिप्शन और सैंपल तुमने दिया था उससे मैच करना चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की। ऐसे केस में बायर जिम्मेदार नहीं होता, और जब बायर जिम्मेदार नहीं होता तो हम कहते हैं कि केवीएट एम्प्टर नहीं लगेगा। तो सेल बाय सैंपल के केस में, सेल बाय डिस्क्रिप्शन के केस में, और सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, 3 पॉइंट तो यही खत्म हो गए। एक मर्केंटेबल क्वालिटी हो गया, 4 पॉइंट यही खत्म हो गए। समझ में आ गई बात? इसके अलावा क्या था? पेटेंट और ब्रांड नेम के अंडर गुड्स खरीदा है, और सबसे पहला पॉइंट तो सबसे इजी था, जहां पे हमने फिटनेस और क्वालिटी बता के खरीदा है, पर्पस बता के उसकी फिटनेस और क्वालिटी रिलाय की है सेलर के जजमेंट और स्किल पे, और उस डिस्क्रिप्शन का गुड्स वो सेलर बेचता है। उसके जजमेंट और स्किल पे हम ऐसे आंख बंद करके रिलाई नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो उसी गुड्स में डील करता है, तो उसके जजमेंट और स्किल पे तो रिलाई कर ही सकते हैं ना। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रेड यूसेज, an implied warranty or a condition to the quality and fitness of a particular purpose may be annexed by the usage of trade, or and if the seller deviates from that, this rule caveat of emptor is not applicable। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, रेडीमेड गारमेंट बिजनेस, देयर इज एन implied condition by usage of trade that garment shall reasonably be fit on the buyer। कैसे हम कपड़े लाने के बाद भी बोलते हैं उससे कि अगर ये वो बोलता भी है, हम भी बोलते हैं कि अगर फिट नहीं हुआ तो कल वापस लाके देंगे। ये उस बिजनेस का ट्रेडिशन है, कस्टम है रेडीमेड गारमेंट का। इवन वहां ट्रायल लेने के बाद भी ये कंडीशन अटैच रहती है, विद इन रीजनेबल टाइम आके हम वापस। अगर स्पेशल केस है, सेलर बोल रहा है कि मैं नहीं लूंगा, तो वो लिखेगा, बोलेगा हर जगह, बिल पे, दुकान पे, और साफ मना करेगा कि मैं नहीं लूंगा, आपको जमे तो ले जाना। ऐसा कुछ स्पेशली बोला नहीं उसने, तो ये कस्टम है। सेलर रिस्पॉन्सिबल है, वो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ही कैन वो फिटनेस के ग्राउंड पे रेपुडिएट कर सकता है कि ये कपड़ा मेरे को फिट नहीं हो रहा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये ट्रेड यूसेज है, ठीक है। तो ट्रेड यूसेज का यहाँ पे मतलब है कस्टम, ट्रेडिशन, उस बिजनेस का ही ट्रेडिशन या कस्टम है कि ऐसा होता है। सेलर एक्टिवली कंसील, अब ये तो फ्रॉड है प्योर। एक्टिवली कंसील, जानबूझ के छुपा रहा है डिफेक्ट को, और गिल्टी ऑफ फ्रॉड, कोई और तरीके से फ्रॉड कर रहा है। वेयर द सेलर सेल्स द गुड्स बाय मेकिंग सम मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, झूठ बोल के बेचेगा गुड्स। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने समझाया था, मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड में थोड़ा सा अंतर है बस। एक जगह आपको फैक्ट्स पता है फिर भी आप झूठ बोल रहे हो, एक जगह आपने अपने ओपिनियन को फैक्ट्स बना के बता दिया है, आपकी राय थी पर आप बोल रहे हो ऐसा ही होता है। एक होता है ना वर्ड बोलना, मुझे लगता है कि ये अच्छा है, मेरी दुकान से आप ये मोबाइल खरीदना है, मैं बोल रहा हूँ ये सबसे अच्छा मोबाइल है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, क्लियर बता रहा हूँ। इसमें मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, मैं बता रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है ये अच्छा है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ
अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं ये ही सबसे अच्छा है, ठीक है। अब ये निकल जाए सबसे अच्छा तो बात ही खत्म हो गई, पर ये नहीं निकल रहा। अब ये मिसरिप्रेजेंटेशन था या फ्रॉड, दोनों हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा फ्रॉड है कि मिसरिप्रेजेंटेशन? मेरे मन में क्या था, मेरे मन में मुझे पता था ये सबसे अच्छा नहीं है, इससे अच्छे मोबाइल है, फिर भी मैंने स्टेटमेंट दिया ये सबसे अच्छा है, ये है फ्रॉड। लेकिन अगर मुझे पता नहीं यार इससे अच्छा हो भी सकता, पर मेरे को पता अभी अपॉर्चुनिटी टू सेल है, मेरा ओपिनियन है ये भी अच्छा ही है, बोल देता हूं। मुझे नहीं पता इससे अच्छा कुछ है या नहीं है, पर मेरा ओपिनियन है ये भी अच्छा ही है, पर मैं फैक्ट नहीं जानता हूं कि ये सबसे अच्छा है या नहीं, फिर भी अपने ओपिनियन को फैक्ट बना के बोल रहा हूं कि ये सबसे अच्छा है। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन हो या फ्रॉड हो। अगर बायर ने रिलाय किया है तुम्हारी उन बातों पे जो तुम फ्रॉडुलेंटली बोल रहे हो या मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि केविएट एम्प्टर रूल नहीं लगेगा, सेलर जिम्मेदार है फ्रॉड के लिए, और बायर को ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके क्या कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है। तो ये टोटल 8 केसेस थे जहां पे केवीएट एम्प्टर नहीं लगता। तो मैं ये दिखा दूं, कई सारे पॉइंट्स जो है वो इम्प्लाइड कंडीशन के पॉइंट हैं इसमें, वारंटी के नहीं, वारंटी अलग ही है। ये देखो, पहला वाला तो नहीं, दूसरा वाला यही पढ़ा है हमने, देखो जहां इम्प्लाइड कंडीशन लग जाती है वहां केवीएट एम्प्टर फेल, सेलर की जिम्मेदारी तय कर रहा है एक्ट, यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन है, भले तुम ना लिखो। सेल बाय डिस्क्रिप्शन पे इम्प्लाइड कंडीशन है, सेल बाय सैंपल पे इम्प्लाइड कंडीशन है, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन पे इम्प्लाइड कंडीशन है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस पे भी इम्प्लाइड कंडीशन है। ये कि 4 के 4 तो यही पॉइंट है उधर, टोटल 8 में से। फिर और मिलेगा मर्केंटेबिलिटी, पांचवा पॉइंट भी यही है, फिर और मिलेगा नहीं, बस 5 पॉइंट यही थे, बाकी 3 बचे उधर, एक फ्रॉड वाला और एक फ्रॉड वाला, एक यूसेज वाला, ट्रेडिशन यूसेज वाला, साथ एक और बचा कौन सा, पेटेंट वाला, ट्रेड नेम और पेटेंट। 5 यहां याद करो, वहां भी याद रहेंगे, और वो 3 वैसे के वैसे। कोई समस्या है तो बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंडीशन एंड वारंटी। मैं कहूं तो इस